नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत के बीच नागपुर में हुई मुलाकात के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। इस तरह की बातें लगातार कही जा रही है, बार बार कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह की हलचलें शुरू हो गई है, उससे तो कम से कम यही नजर आ रहा है कि उस मुलाकात नागपुर के दौरे का असर अब न केवल केंद्र सरकार पर पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ने जा रहा है। और नागपुर से लौटते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुला लिया है भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेशों के संगठन के मुखिया यानी प्रदेश अध्यक्षों को तारीख मुकर्रर की गई है। 10 अप्रैल दिन गुरुवार महावीर जयंती का दिन और 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव की एक बड़ी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और 10 अप्रैल को किस किस को बुलाया गया है? 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, 14 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा शामिल है, दिल्ली वाली मुख्यमंत्री तो दिल्ली में ही है रेखा गुप्ता, गोवा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल है, हरियाणा पड़ोसी राज्य नायब सिंह सैनी आएंगे, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, हालांकि वो लगातार बार-बार दिल्ली आते ही रहते हैं, कभी-कभी तो लगता है कि उत्तराखंड से ज्यादा दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनको भी 10 अप्रैल की बड़ी बैठक के लिए दिल्ली बुला लिया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 10 अप्रैल को दिल्ली बुलाया गया है। और 10 अप्रैल को दिल्ली बुलाने की घटना के बाद से, दिल्ली बुलाने के फरमान के बाद से ये कहा जाने लगा है, ये पूछा जाने लगा है कि 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या बड़ा होने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघ शासित प्रदेशों के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाया गया है। और राज्यों के जो चुनाव प्रभारी है, जिन्हें अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन तमाम चुनाव प्रभारियों को दिल्ली बुलाया गया है। और जो मुलाकात हुई नागपुर में, मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो बड़ा बदलाव होने की शुरुआत होने वाली है, उसकी शुरुआत 10 अप्रैल को ही होने जा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे राज्य सरकार का मंत्री हो, चाहे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के प्रभारी हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के प्रभारी हो, और नागपुर में बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत हो, इन तमाम लोगों की नजरें एक ही बात पर टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वो व्यक्ति कौन होगा जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और इसकी शुरुआत 10 अप्रैल को होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि 10 अप्रैल को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें प्रस्तावक होते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें हो सकते हैं, कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, तो 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये निकल कर सामने आ जाएगा। और वो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात से यह भी पता लगेगा कि क्या नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से जो वादा करके आए हैं, अपने उस वादे को गुजराती लॉबी से, खास तौर से अपने ही गृह मंत्री अमित शाह से पूरा करवा पाने में कामयाब हुए हैं या नहीं। क्योंकि संघ से जो उन्होंने वादा किया, मोहन भागवत से जो उन्होंने वादा किया, उस वादे को पूरा करना
एकमात्र यही उपाय है उनकी सम्मानजनक विदाई का, सक्रिय राजनीति से अलग होकर इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने का। हालांकि समय कब होगा, कब वो तय किया जाएगा, 2027 में नियत समय पर या उससे पहले सितंबर 2025 में ही, जब नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे, ये 10 अप्रैल को पता लगेगा। समझौते के फॉर्मूले में क्या सबसे बड़ा समझौता हुआ, यह भी 10 अप्रैल को पता लगेगा। मैं दोबारा से शर्तें बता दूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टाइप का नहीं चाहिए उनको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो गुजराती लॉबी से बाहर का हो, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात भी सुने, जो संगठन की बात सुने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जो कुर्सी की गरिमा होती है उसको बरकरार रखे, संगठन को सत्ता से ऊपर ले जाए और सिर्फ एक व्यक्ति को फैसला लेने की तानाशाही वाली आजादी ना सौंप दे। यानी वो व्यक्ति जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकारों का इस्तेमाल करे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की एक बड़ी प्रक्रिया शुरू होगी। संघ की तरफ से सीधा सीधा कह दिया गया कि 18 अप्रैल को पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जी हां उसी बेंगलुरु में, जिसमें इसी महीने 21, 22, 23 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसी बेंगलुरु में 18 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होनी चाहिए। तो 10 अप्रैल को जो चेहरा सामने आएगा वो सब कुछ बता देगा कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बीच क्या हुआ, और जब वो दिल्ली वापस लौटे तो अमित शाह को उन्होंने किन शब्दों के साथ आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत का संदेशा पहुंचाने का काम किया। और अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको क्या क्या बदलाव लाने होंगे, और सबसे बड़ा मैं चुनावी राज्यों की बात कर रहा हूं। इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। 2026 पर आ जाते हैं। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी को अभी अपने जड़ें मजबूत करनी है। तमिलनाडु, जहां भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल कोई नाम लेवा नहीं है। पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी से बड़ी लड़ाई है। पुडुचेरी एक छोटा राज्य है लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी को अभी अपने आप को मजबूत करना है। और 5वां राज्य असम, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है, लेकिन तीसरी बार राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को जिम्मेदारी सौंपी है कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को असम में हार का सामना नहीं करना चाहिए। तो असम एक महत्वपूर्ण प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी है, क्योंकि असम में अपनी सरकार होने का मतलब है पूरे नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह के कार्यक्रम चला रहा है उसको चलाने के लिए व्यापक समर्थन मिलना, सत्ता का, प्रशासन का और हर तरीके का सहयोग मिलना। अब आ जाते हैं 2027 पे। इन वर्षों पर और इन चुनावी राज्यों पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि ये चुनाव आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, इन चुनावों में उसे अपनी सांगठनिक क्षमता को दिखाना होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 2027 में आ जाते हैं। 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है जुलाई के महीने में। जुलाई 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव से पहले 2027 में गोवा में विधानसभा का चुनाव होना है। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन है, तो मणिपुर का कह नहीं सकते कि उसकी विधानसभा का क्या करेंगे। पंजाब में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश जो देश की लोकसभा में 80 सांसद भेजती है, और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों को जो खाद पानी मिलता है वो उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलता है। उत्तर प्रदेश साथ नहीं आया तो 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने तो इस बार ही झटका दे दिया था, लेकिन उड़ीसा ने बचा लिया। रही सही कसर राहुल गांधी की सुस्ती ने पूरी कर दी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ वो अंतिम समय तक बात नहीं कर पाए।
और उसके बाद इन तमाम विधानसभा चुनावों के बाद जुलाई 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसके कुछ महीनों बाद 2027 में ही नवंबर और दिसंबर के महीने में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। गुजरात का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के सामने ये बोलकर आ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल भरे पड़े हैं। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लिए आने वाले वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव है, तमाम राज्यों के चुनाव अहम है, लेकिन 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार, जहां अक्टूबर नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, असम जहां 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश और गुजरात जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। और ये तमाम राज्य जो मैंने आपको गिनाए, इन राज्यों का विधानसभा चुनाव बहुत कुछ ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ बदल सकता है, भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ बदलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो जनरेशन चेंज की बात करते हैं, 2009 में आरएसएस के चीफ बनने के बाद जिस तरह से मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी में जनरेशन चेंज का काम किया था, अब अपनी विदाई के समय मोहन भागवत एक बार फिर से जनरेशन चेंज के उस पुराने सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं, घर के सारे बल्ब बदल दे टाइप में। लेकिन इस बार वो शुरुआत ऊपर की बजाय नीचे से करना चाहते हैं। हालांकि ये सवाल तो बना रहेगा, ये सवाल तो बार बार उठता रहेगा कि जिस 75 वर्ष का अलिखित नियम खुद नरेंद्र मोदी ने लागू किया था, वो इस साल सितंबर 2025 में जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या वो रिटायर होंगे? क्या उनके सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूला तैयार हो गया है? क्या वो संघ के मुताबिक, संघ के कहने के मुताबिक, संघ की शर्तों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो पाएंगे? और उसके बाद जो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जो पार्टी संगठन में बदलाव करेगा, क्या उन्हीं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह पर मोदी सरकार अपने मंत्रिमंडल का फेरबदल करेंगे, पुराने कुछ मंत्रियों की छुट्टी करेंगे, कुछ नए मंत्रियों को शामिल करेंगे? ये तमाम चीजें समझौते का पार्ट है। और इस समझौते के पार्ट में नरेंद्र मोदी जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना उनका जो कार्यकाल है थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ चला जाएगा। नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले की यह भी एक शर्त है कि आप काम पूरा करते रहिए, फिर आपको हम सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठा देंगे, सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले को लागू कर देंगे। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार, इन दोनों पर कब्जा किसका है? इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो संगठन का भी तय करते हैं, जो सरकार का भी तय करते हैं, जो पार्टी संगठन में नहीं होने के बावजूद टिकट बंटवारे के हर बैठक में शामिल होते हैं, गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की हर बातचीत में शामिल होते हैं। कल वो पटना में थे, 2 दिवसीय दौरे पर परसों पटना में पहुंचे थे। उनके सामने मंच पर नीतीश कुमार साहब ने तो इस बार गजब कर दिया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर एक अन्य मार्ग पर अमित शाह ने बैठक ली, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक ली। मैं फिर याद दिला देता हूं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आज कुछ भी नहीं है और सरकार में भी वो गृह मंत्री हैं, तीसरे नंबर की भूमिका में है। दूसरे नंबर की भूमिका आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ डील कर रहे हैं, चिराग पासवान के साथ डील कर रहे हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ डील कर रहे हैं। महाराष्ट्र के समय हमने देखा एकनाथ शिंदे के साथ डील कर रहे थे, अजीत पवार के साथ डील कर रहे थे। और जब विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया, तमाम लोगों से बात करने के बाद, सबको घर से विदा करने के बाद 1 to 1 उन्होंने मुलाकात की थी एकनाथ शिंदे से, जिसके बाद एकनाथ शिंदे भाव खाते हुए, नाराज होते हुए, मुख्यमंत्री बनाए जाने की रट लगाते हुए अपने गांव चले गए थे। कई तरह के सवाल हैं, सब कुछ नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, यह संघ भी अच्छी तरह से जानता है। और इसलिए 10 अप्रैल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैं जानता हूं कि यह बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शायद बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को अपनी विश्वसनीयता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के सामने साबित करनी होगी। आरएसएस के सरसंघचालक, उन सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने साबित करनी होगी, जो आरएसएस की राजनीति में नरेंद्र मोदी से जूनियर है। लेकिन याद रखिएगा,
कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में सीनियर और जूनियर होने का फासला बहुत थोड़ा है। आडवाणी तो कहीं ज्यादा सीनियर थे मोहन भागवत से, लेकिन विदा कर दिया था मोहन भागवत ने। तो इंतजार करते हैं 10 अप्रैल का कि 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या होने वाला है। उसके बाद ही यह तय होगा कि मोदी सितंबर 2025 में रिटायर होंगे या थोड़ा सा एक्सटेंशन उनको भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।